दोस्तों नमस्कार। असम में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया बाई इलेक्शन में। भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस की जय जय मैमै हो गई। यह प्रिडिक्शन मैंने नॉर्थ ईस्ट तक पर चुनाव जिस दिन संपन्न हुए उस दिन की थी कि असम में 5-0 होने जा रहा है। महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और इसके अलायंस एनडीए अलायंस ने, जिसे महायुति कहते हैं, वो वापसी की है। और झारखंड में हेमंत सोरेन हिमंत बिश्व शर्मा पर भारी पड़े। ये सारे चुनाव और जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वो क्या कहानी कहते हैं। सबसे पहले असम की बात करते हैं। असम में एक बात निश्चित हो गई कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड का ओपोजिशन कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास कोई तोड़ नहीं है। 5-0 से कांग्रेस को हराना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस असम गण परिषद के पास थी। किंतु सामागुड़ी में जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक है, वहां क्यों और कैसे कांग्रेस परास्त हुई। जिस सीट पर पहले रोकिबुल हुसैन के पिता नूरुल हुसैन, उसके पश्चात रोकिबुल हुसैन, और अब उन्होंने अपने बेटे तांजिल को वहां से उतारा और वहां पर उनकी पराजय हुई। उसका बड़ा कारण रहा है कि ये लगातार जो परिवारवाद की राजनीति चल रही थी, इसे कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया गया है। ओवर कॉन्फिडेंस रही है कांग्रेस, वहां रिजेक्ट हुई है। भारतीय जनता पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट अच्छा रहा है, और जिस प्रकार से रोकिबुल हुसैन ने चुनाव प्रचार के दौरान बीफ यानी कि गोमांस की चर्चा की या उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की मुसलमानों के बीच में, उससे कुछ हद तक मुसलमान मतदाता भी छिटके हैं दूर कांग्रेस से। तो ये एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के सामने 2026 से पहले रहेगा कि वो क्या रणनीति अपनाए। और ये रणनीति एक साथ आने की या एक साथ हट जाने की भी नहीं है। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। क्या विपक्ष अलग अलग हो गया बोलकर इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद की जीत हुई है क्या? शायद ऐसा नहीं है। दरअसल असम को अगर हम झारखंड से तुलना करके देखें तो झारखंड में हिमंत बिश्व शर्मा को और शिवराज सिंह चौहान को बागडोर दी गई थी। वहां पर हिमंत बिश्व शर्मा ने लगातार कैंपेन की, अपना दूसरा घर बताया। शिवराज सिंह चौहान भी रहे, प्रधानमंत्री गए, अमित शाह गए, अन्य भी बहुत से नेता वहां पर प्रचार करने के लिए गए। किंतु हेमंत सोरेन अपना किला, अपना गढ़ और अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्ववादी कार्ड या घुसपैठियों को लेकर जो बातें थी, या हिंदू मुसलमान करने की राजनीति थी, या एक है तो सेफ है की राजनीति थी, वो विफल हो गई। क्योंकि भाजपा के पास बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या अन्य कोई जो जनजातीय नेता है वहां पर नहीं थे। वहां भारतीय जनता पार्टी ने जनरल नेताओं के दम पर, चाहे वो हिमंत बिश्व शर्मा हो या फिर वो शिवराज सिंह चौहान हो या प्रधानमंत्री हो, उनके बल पर अपनी चुनावी बेतरनी पार करने की कोशिश की। परिणाम सबके सामने है। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बूमेरैंग कर गया, और यही कारण है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की परास्त हुई। और अगर इसी को हम असम के परिप्रेक्ष्य में देखें, जहां पर 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है असम गण परिषद के साथ मिलकर, तो यहां पर विपक्ष जो है वो, असम एक जनजातीय क्षेत्र होने के बावजूद कोई एक ऐसा नेता
तैयार करके उसे सामने नहीं रख पाया। हालांकि जोरहाट की जीत के बाद गौरव गोगोई कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान कर रहे थे, ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि वो सामने रहेंगे तो लोग उनकी छवि को देखकर वोट करेंगे। किंतु गौरव गोगोई का उपचुनाव में शायद वो अपील वो लोगों को नहीं कर पाए या इतने अपीलिंग नहीं थे जितने वो जोरहाट कंस्टिट्यूएंसी में जब आमने सामने की लड़ाई में थे और वो खुद उतरे थे उस दौरान थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये विपक्ष की रणनीति की बहुत बुरी तरह हार है। और यहाँ एक बात और समझने वाली है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में भी अपने अलायंस के साथ बुरी तरह से हारी है, महज 50 के आसपास सिमट कर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी जो 130 के आंकड़े पर पहुंच गई है, या शिंदे की पार्टी 56 पर, या ऐसे ही जो एनसीपी अजीत पवार की पार्टी है उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि लोकसभा में पटखनी मिलने के बावजूद इतने व्यापक स्तर पर जो वापसी की है, उसमें सबसे बड़ा कारण एक तो फ्लोर मैनेजमेंट रहा, अपने बागियों को कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की बात रही, और एक कहीं ना कहीं चेहरा न चाहते हुए भी शिंदे का सामने था, जबकि उद्धव का या कांग्रेस या एनसीपी शरद पवार से ऐसा कोई भी आश्वासन या ऐसा कोई भी चेहरा एक मजबूती से सामने लोगों को दिखाई नहीं दिया। यह एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि देश में अब बयार बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भी हम देखें कि चुनाव के जो नतीजे लोकसभा के दौरान थे उसे रिवर्स करने में कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती है। बनासकांठा में भी जो है जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, जहां पर कांग्रेस जीत गई थी। इसका कारण है कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटिज्म करती आई है, अल्पसंख्यकवाद की राजनीति वो करती आई है, और अभी भी उसका जो फोकस है वो मुसलमानों पर ज्यादा है, माइनॉरिटी पर ज्यादा है। वो देश के बहुसंख्यक समाज को माइनॉरिटी में बदल कर देखना चाहती है, जाति उपजाति में देखना चाहती है, और कहीं ना कहीं यहीं पर एक है तो सेफ है का फार्मूला कामयाब हो जाता है। यहीं पर हिंदू मतदाता जब देखता है कि मुसलमानों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो बहुसंख्यक समाज कहीं ना कहीं कांग्रेस से कट जाता है। और वहां पर अगर बहुत ज्यादा भाजपा के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका में दिखाई दी, जहां एक मजबूत चेहरा भी था, चाहे डीके शिव कुमार का हो, सिद्धारमैया का हो कर्नाटका में, या हिमाचल प्रदेश में सुक्खू का हो, ऐसा अगर मजबूत चेहरा नहीं है तो कांग्रेस वहां पर परास्त हो जाती है। हरियाणा के चुनाव भी इस ओर इशारा करते हैं, जहां पर माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की। तो कांग्रेस को अपनी ये जो पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटिज्म है या अल्पसंख्यकवाद की ये जो राजनीति है, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस किसी जमाने में बहुसंख्यकों की, हिंदुओं की, अपर कास्ट की, लोअर कास्ट की, मुसलमानों की, सबकी पार्टी, एक समावेशी पार्टी नजर आती थी, उसकी ओर लौटना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के चुनाव की जो जीत है, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी रहा है। संघ पुनः भाजपा के साथ आया है, और संघ के आने के कारण जो मतदाता या जो कार्यकर्ता भाजपा से नाराज थे वो फिर भाजपा के लिए जुटे हैं। तो ये बहुत बड़े फैक्टर वापस उभर कर आए हैं। संघ को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि अगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती है तो उसमें संघ का या उनका जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है उसका भी नुकसान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में यह विचार विमर्श हुआ है, और इस नतीजे पर दोनों पहुंचे हैं कि अपने मतभेद अगर कहीं भी किसी स्तर पर है तो उन्हें सुलझाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, किंतु राजनीतिक स्तर पर उन मतभेदों को लाकर भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी राजनीति या हिंदुत्ववाद की लहर को भारत में
कमजोर होने और कांग्रेस या अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को मजबूत होने नहीं दिया जाएगा। यही संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए भी झारखंड में है कि जब तक वो आदिवासी अंचलों में मजबूत आदिवासी नेता खड़े नहीं करेंगे, तो चाहे हेमंत बिश्व शर्मा को वहां पर भेजे या शिवराज सिंह चौहान को भेजे, उसका नतीजा बहुत मजबूत नहीं होने वाला है। 2026 के चुनाव के हिसाब से अगर हम असम की दृष्टि पर नजर डालें तो असम में चाहे असम जातीय परिषद हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो अभी तक उस मजबूती के साथ लुरिनज्योति गोगोई या अन्य किसी नेता को खड़ा नहीं कर पाई है, जो नेता सीधे सीधे तौर पर हेमंत बिश्व शर्मा और हिंदुत्ववाद की राजनीति को चैलेंज कर सके या जनजातीय लोगों में वह कॉन्फिडेंस दे सके या वह आस्था बना सके जिसके आधार पर वो उनको वोट दे और अपना नेता माने। तो ये कुल मिलाकर कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आगे विस्तार करने के लिए सबक है, कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए बड़ा सबक है। अगर वो 2026 में असम में रेलेवेंट रहना चाहते हैं, प्रासंगिक रहना चाहते हैं, तो राजनीति असम जातीय परिषद को, राइजोर दल को या अन्य दल जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, अलग ढंग से करनी पड़ेगी। आउट ऑफ द बॉक्स उनकी चिंता होनी पड़ेगी। इस पुराने ढर्रे और पुराने तरीके की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को असम में परास्त करना दूर की कौड़ी साबित होगा। नमस्कार, वंदे मातरम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जय आयोग।